हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्लास टेंथ में आने वाले सभी साइंस के चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। सभी साइंस में आने वाले चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं। इसी बीच हमने 2 चैप्टर फिजिक्स के और 2 चैप्टर केमिस्ट्री के ख़त्म कर दिए हैं और हमारा मेटल एंड नॉन मेटल नाम का ये चैप्टर चल रहा है। इसी के हमने पार्ट 1 बना चुके हैं और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बहुत सी चीज़ें करेंगे, लेकिन पार्ट 2 देखने से पहले मेरी सभी लोगों से विनती है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जाके उसे देखकर दोबारा से वीडियो को यहीं से रिज्यूम करो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो बात करते हैं आज की हम वीडियो की। आज की वीडियो में हम बहुत सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा एक मेन टॉपिक है जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल। ये है सबसे मेन टॉपिक इस वीडियो का। इसमें हम 3 टाइप की अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगे होंगी। इसके बाद हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और लॉयस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बस आज की वीडियो हमारी बहुत ही हल्की होने जा रही है, लेकिन इस वीडियो में ये जो अकरेंस ऑफ मेटल वाला पार्ट है, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मेन हिस्सा है जिसको आप सभी ने याद रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई कहे कि इम्पोर्टेंट चीज़ पे स्टार लगा लो तो इस पे इनफाइनाइट स्टार लगेगी, इनफाइनाइट स्टार्स लगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से। तो बिना किसी देरी के, आपका टाइम बिना वेस्ट किए, हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल हमारा पहला टॉपिक है इसमें। लेकिन अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कुछ टर्म्स को याद करना। पहली टर्म जो होगी, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी ने एक बार एसएसटी में, सोशल स्टडीज में भी एक बार देख ली होगी, जो कि है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग, यानी कि नेचुरली हमें मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल कहते हैं। जो भी चीज़ें हमें ग्राउंड से नेचुरली बनी हुई मिले, ऐसे नहीं कि किसी ने 1000 साल पहले कुछ सिक्के गिरा दिए थे जमीन पे और आज वो हमको मिल रहे हैं, वो मिनरल नहीं कहलाए जाएंगे। मिनरल वही कहलाए जाएंगे जो खुद से नेचर ने बना के जमीन में उसे दिए हो। ऐसे भी नहीं है कि अगर सोना कोई मिनरल है तो आप जब भी खोदोगे तो सोने चांदी के सिक्के या फिर ज्वेलरी निकलेगी, ऐसा नहीं होता है। उससे बहुत सारे प्रोसेस गुजर के उसके बाद उसे गोल्ड बनाया जाता है। और इसी सारे चीज को जो हम करेंगे, किसी भी मेटल या किसी भी मिनरल को प्योर फॉर्म में लेकर आने के लिए, उसे हम कहते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। यही है कि हमें अकरेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हमें पता लग सके अगर किसी ने फ्यूचर में कोई ऐसा काम करना है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में लगते हो या किसी भी काम में, तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ये बेसिकली आपके बेस के लिए है। तो कोई भी चीज़ जो हमें पढ़ाई जाती है वो कोई फालतू नहीं होती। हर एक चीज़ का एक ना एक सिग्निफिकेंस जरूर होता है। तो बात करते हैं हम अपनी अगली टर्म के बारे में। अगली टर्म है ओर्स। ओर्स वो होते हैं जो मिनरल, सबसे पहले हमें मिनरल पढ़ा, अभी हम मिनरल को आगे लेके चलते हैं। मिनरल जिनसे मेटल निकलता है, ओ वो भी इतनी मात्रा में कि आपको प्रॉफिट हो जाए, उसे हम कहते हैं ओर। यानी कि ऐसे नहीं कि इतना बड़ा पत्थर है, उसमें से सिर्फ इतना पार्ट ही मेटल निकला है, तो वो प्रॉफिटेबल आपको हरगिज भी नहीं है, तो उसे हम और नहीं कहेंगे। लेकिन एज कंपेयर टू, अगर एक पत्थर है उसमें से बहुत सारा निकला है, या फिर
प्रॉफिटेबल मात्रा में निकला है तो उसे हम कहेंगे ओर, उसे हम कहेंगे ओर। ये जो है इसमें है मेटल, मेटल के कण है, किस फॉर्म में है इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपके सामने कुछ ओर्स के एग्जाम्पल है। हमारे पास तीन तरह की ओर है जो हमने इस बार पढ़नी है, जो हमने इस साल पढ़नी है। वो है, एक तो है सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर। इनकी ये एग्जाम्पल भी है और इनमें इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो देखिए, मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं और आप इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, आप इसको रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, इसको आप रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं और एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये जो होते हैं ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में आती है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि पिछली वीडियो देखनी, मतलब कि पार्ट 1 देखना कितना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था। ये जो होते हैं जनरली फ्री स्टेट में अकर करते हैं, यानी कि ये कुछ ज्यादा भी इतने ऐसे नहीं होते कि ये अपनी ओर्स किसी O2 के साथ या सल्फाइड के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल, यानी कि ये गोल्ड होता है थोड़ा सा, मतलब वो पत्थर में मिला होता है, वैसे होता है थोड़ा सा। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगर आगे हम बात करते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी में कौन कौन से मेटल आते हैं, वो होते हैं Zn, Fe, Pb और भी कहीं आते हैं हमारे पास। ये जो होते हैं ये ज्यादातर ऑक्साइड की फॉर्म में आते हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में नेचुरली अकर करते हैं और कार्बोनेट की फॉर्म में नेचुरली अकर करते हैं। ये तीन टाइप होती हैं जहां से जैसे ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले अकर करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में, जिसमें होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटाशियम। ये जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल टॉप पे होते हैं। तो ये जो जब भी हम इनको देखते हैं ये किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में होते हैं, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके ये अपना मिनरल बना के रखते हैं, ये अकेले नहीं रहते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। ये थी कुछ हमारी बेसिक टर्म्स। आगे भी कुछ टर्म्स आएंगी जिनको हम जरूर से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे। आगे जो हमारे पास टर्म है वो है गैंग। ये GANG वाली गैंग है, ये GANG वाली गैंग नहीं है, ये GANG वाली गैंग नहीं है, बल्कि ये है गैंग। इसके बारे में अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो ये देखिए, ये है हमारे पास एक पत्थर जिसमें कि बहुत सारा मेटल है, जिसमें कि बहुत सारा मेटल है। हमने इससे क्या किया, ये मेटल के कण निकाल लिए, ये मेटल के कण निकाल लिए और ये इसके बीच में से गंदगी निकली, ये टूट फूट का पत्थर निकला, ये टूट फूट का पत्थर निकला। तो ये जो गंदगी हमें मिली है, ये जो गंदगी हमें मिली है इसी को हम कहेंगे गैंग। मैं फिर से बता दूं, ये GANG वाली गैंग नहीं है, ये GANGUE वाली गैंग है। इसकी डेफिनेशन पढ़े तो ये भी यही कहती है, ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड अप विद इम्प्योरिटीज, यानी कि गंदगी, इम्प्योरिटीज को हम क्या कहेंगे, गंदगी। ये गंदगी के साथ पाई जाती है जिसमें क्या होता है, सॉइल, सैंड और भी कहीं गंद चीजें, और भी कहीं गंद चीजें, और इन्हीं गंद चीजों को मिलाकर हम कहते हैं गैंग, इन्हीं ही गंद चीजों को मिलाकर हम कहते हैं गैंग। और गंदगी को एज यूजुअल ओर से हटा दिया जाता है, ओर से हटा दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी की बात करें तो ये क्या होता है कि स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अभी हमारे पास क्या है, हमें थोड़े समय पहले एक ओर मिली है, अभी ओर में से हमने निकालना है मेटल। मेटल कैसे निकालेंगे, मेटल को निकालने के लिए हमारे कुछ
प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? स्टेप्स करने पड़ेंगे। इन स्टेप्स को ही हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी, इनको ही हम कहते हैं मेटलर्जी। अभी हम बात करें अगर हम मेटलर्जी के प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले आती है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर यानी कि ओर में से गैंग को हटा देना, गैंग को। ठीक है, अगर हम गैंग को हटा देंगे तो ये ओर एनरिच हो जाएगी, एनरिच हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। अब एनरिच्ड ओर को आगे अगर हम उसमें से मेटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्रोसेस। अभी मेटल हमारा क्या हो चुका है? मेटल निकल चुका है। मेटल निकल चुका है तो इसको आगे वाला प्रोसेस जो है, जो मेटल होगा थोड़ा सा इनप्योर होगा। मेटल जो होगा वो इम्प्योर पाया जाएगा, हमारी तरफ इम्प्योर पाया जाएगा अगर, तो हम इसकी करेंगे, क्या करेंगे? रिफाइनिंग करके, रिफाइनिंग करके जो क्या निकालेंगे? मेटल निकालेंगे, वो होगा प्योर। प्योर मेटल हम निकाल लेंगे इसमें से। आगे हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अभी हमने मेटल को निकालना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उनकी ओर से या किसी भी चीजों में। इसमें से हमारे पास होते हैं 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले लो इन एक्टिविटी सीरीज होंगी, एक तो लो हो गए, एक हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे और एक मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले होंगे। लेकिन सबसे पहले हम लो के बारे में पढ़ते हैं, लो के बारे में पढ़ते हैं, इनको हम मिटा देते हैं, इनको हम मिटा देते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। लो इन एक्टिविटी सीरीज ये हमारा है पहला टॉपिक मेटल की एक्सट्रैक्टिंग में। तो इनको हम सिंपली, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं इनके ओर में से। इनकी ओर्स को गर्म कर करके, इनको ओर को बहुत ही हाई टेम्परेचर में एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में गर्म करी जाएंगे, गर्म करी जाएंगे और ये बाहर निकल आएंगी, बाहर निकल आएंगी ओर्स में से। और इस एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग कुछ यूट्यूबर भी करते हैं भाई साहब, टिकटॉकरों की, रीलर्स की, सभी की रोस्टिंग करते हैं यूट्यूब। ये वो वाली रोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस उन्हें गर्म किया जाता है मेटल्स की ओर को, तभी ये निकल के आती हैं। इसके बारे में हमारे पास है दो दो एग्जाम्पल एक साथ, दो दो एग्जाम्पल एक साथ। सबसे पहले हम कहते हैं मरकरी को हम बाहर निकाल रहे हैं, मरकरी को बाहर निकाल रहे हैं इसकी ओर सिनाबार से। ये क्या है? मरकरी की ओर है। मरकरी की ओर सिनाबार से अगर हम बाहर निकालेंगे तो मरकरी की ओर का जो फॉर्मूला है वो है 2Hg, 2HgS। HgS है इसका मरकरी की ओर का फॉर्मूला। अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस यानी कि O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2HgO प्लस 2SO2। ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम ये जो HgO निकला है इसको हम आगे करेंगे तो हीट, अगर इसे हम आगे हीट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2Hg, 2Hg प्लस 2Hg प्लस O2 हमारे पास आ जाएगा, 2Hg प्लस O2 हमारे पास आ जाएगा। आगे हमारे पास है कि कॉपर को कॉपर सल्फाइड से कैसे निकालेंगे। कॉपर का जो ओर होता है वो होता है कॉपर सल्फाइड, जिसका की फॉर्मूला है Cu2O, Cu2S। तो इसको हम सबसे पहले वही तरीके से O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करके हमारे पास आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड और उसी के साथ 2SO2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, बिल्कुल पिछली तरह। आगे अगर हम उस को भी हीट करेंगे, हीट करेंगे, लेकिन इस बार हम हीट करेंगे उसी के एक और ओर के साथ, ताकि ये फिर से SO2 ही बन जाए। ये भी कोई प्रोसेस होता है। ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी ने याद ज़रूर रखनी है। अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें इसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह स्टार देकर रख लीजिएगा। इसको अगर हम हीट करेंगे उसी की ओर के साथ तो ये हमारे देगा 6Cu प्लस SO2, SO2 हमें देगा। और इसी तरह हमारे पास जो लो रिएक्टिविटी सीरीज
जो मेटल जिनके पास रिएक्टिविटी कम है उनको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सिंपली हीटिंग या फिर हम कह सकते हैं रोस्टिंग के साथ। अभी ये हमारा हो चुका है, तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हमारे पास क्या है कि हम आ चुके हैं मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में। कहाँ आ चुके हैं? मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल मिडल वाले मेटल होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मेटल्स आर इजियर टू obtained फ्रॉम ऑक्साइड ओर। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि ऑक्साइड ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। इसीलिए जब जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट ओर होते हैं उन्हें पहले कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि ये काम आसान हो सके। तो पहला पॉइंट जो हम क्या करेंगे कि मेटल जो हीट किए जाते हैं स्ट्रांगली, जो कि होते हैं सल्फाइड होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? जो सल्फाइड होते हैं उन्हें रोस्ट किया जाता है। और जो कार्बोनेट्स होते हैं उन्हें कैल्सिनेशन की जाती है। क्या की जाती है? कैल्सिनेशन की जाती है। ये मैं आपको इन दोनों में जो काम किया जाता है वो हीट ही किया जाता है, लेकिन रोस्ट का जो काम है वो एयर के साथ होता है। एयर जब दी जाती है तब ही रोस्ट हो पाता है। लेकिन कैल्सिनेशन जो होती है वो बिना एयर के होती है, यानी कि उसको सांस भी नहीं आने देते और उसको रोस्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में एयर को यूज किया जाता है और गर्म किए जाते हैं तो वो कैल्सिनेशन हो जाती है। लेकिन अगर एयर की भरपूर मात्रा उसे दी भी जा रही है और हीट भी किया जा रहा है तो वो रोस्टिंग होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? जेडन का जो सल्फाइड है उसे O2 के साथ यानी कि एयर के साथ, यानी कि ये क्या है? ये है रोस्टिंग रोस्टिंग हीट किया जाता है तो ये देगा हमें 2ZNO दिए जाएंगे। इसको हम बाद में क्या कर लेंगे? ऑक्साइड से कन्वर्ट किया कर लेंगे, इसको मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारा SO2 निकल आया है। ये तब होगा जब हमारे पास सल्फाइड होगे। अगर हमारे पास कार्बोनेट होगे तो कार्बोनेट में लिए क्या होता है? कार्बोनेट के लिए होती है कैल्सिनेशन। मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि बिना एयर के सांस घोट के उन्हें हीट किया जा रहा है तब ये होती है कैल्सिनेशन। देगी तो ये भी उसका ऑक्साइड ही और उसके साथ देगी CO2, क्योंकि कार्बन CO3 टूट के ZNO के साथ एक O जुड़ गया और CO2 अलग रह गई, इसको निकाल देते हैं। कैल्सिनेशन ऐसे हो रही है। अभी हम सीखेंगे कि ZNO को कैसे कन्वर्ट करते हैं मेटल में। चलिए हम चलते हैं अब आगे। तो आगे हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड को सही मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए हमारे पास हैं दो मेथड हमारे पास हैं। पहला मेथड है यूजिंग कोक, यानी कि कार्बन जो है ये क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट से ओ जो है वो छीन के CO यानी कि अपना कंपाउंड बना लेता है। कार्बन किसी से भी छीन लेता है उसकी ऑक्सीजन। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ZNO निकला था उसके साथ C ऐड करके उसे एक बार फिर से गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा कि Zn अलग रह जाएगा और C उसकी O को उससे साथ से ले जाएगा और Zn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्योर मेटल बन के आ जाएगा। दूसरा टाइप जो है वो है हमारे पास यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको क्या करेंगे? मेटल को डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर
रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। इनको क्या करेंगे, हम कंपाउंड में डाल देंगे और ये लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को उनमें से बाहर निकाल लेंगे और वो क्या बन जाएगा, एक प्योर मेटल बन जाएगा। नीचे आपको दो एग्जांपल्स भी दिख रही होगी। दो एग्जांपल में क्या है, हमारे पास है मैंगनीज। मैंगनीज ऑक्साइड है जो हमारे पास, उसमें अगर हम 4Al यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डालेंगे तो ये Al जो होगा O छीन लेगा इससे, O छीन लेगा इससे और बना रहेगा 2Al2O3। और जो मैंगनीज होगा वो अकेला पड़ जाएगा, वो अकेला पड़ जाएगा और साथ में रह जाएगा। आगे हम देखें अगर, तो ये एक चीज और जरूरी है कि ये इसमें से क्या होगा कि ये हीट बहुत ही ज्यादा फॉर्म करेगा, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हीट भी फॉर्म करेगा। इसीलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, मॉल्टन होगा, मॉल्टन होगा हमेशा, मॉल्टन होगा हमेशा। आगे भी हमारे पास एक और रिएक्शन है जो कि हमारे लिए वेरी वेरी और भी ज्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल के एग्जाम में या फिर बोर्ड के पेपर में बहुत ही बार पूछी गई है, बहुत ही बार पूछी गई है। इसको हम देखें तो ये है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जब दो Al यानी कि क्या है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उसके साथ हीट किया जाता है तो ये देती है 2Fe यानी कि आयरन के दो मॉलिक्यूल्स, और Al2O3 यानी कि Al आयरन से उसकी ऑक्सीजन खींच लेता है और उसी के साथ ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। और हीट क्या कर देती है, इसको क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है, मॉल्टन फॉर्म में ला देती है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन हम इसे कहते हैं। नीचे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है, in the above reaction molten iron is formed। मैंने आपको बताया कि जो आयरन फॉर्म्ड होगा वो होगा मॉल्टन, यानी कि मॉल्टन एक्वस फॉर्म में, जहां हम मॉल्टन फॉर्म भी कह सकते हैं। इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। इसे कहाँ यूज किया जाता है, जब ये देखिए ये है एक रेलवे ट्रैक, ये है एक रेलवे ट्रैक, ये बड़ा है लेकिन ये यहाँ से टूट चुका है, यहाँ से टूट चुका है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यहाँ होगी एक भट्ठी लाई जाएगी और इसमें थर्मिट रिएक्शन कराया जाएगा, थर्मिट रिएक्शन कराया जाएगा। तो इससे जो मॉल्टन आयरन आएगा वो इसे फिक्स कर देगा, वो इसे फिक्स कर देगा और रेल दोबारा इससे गुजरने लायक हो जाएगी, ये रेल की पटरी फिक्स हो जाएगी। इसके बारे में आप इंटरनेट पे बहुत सी वीडियो आराम से देख सकते हैं, बहुत सारी ये आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं हम अपनी अगले स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड हमारी थोड़ी सी घातक स्लाइड है क्योंकि हमने अभी एक्सट्रैक्ट करने हैं वो एलिमेंट जो कि पूरे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे, जैसे कि Na, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे खतरनाक खतरनाक कंपाउंड जो किसी से भी लड़ सकते हैं, जो किसी से भी लड़ सकते हैं, उनकी बारे में बात करते हैं। ये जो मेटल होते हैं, ये जो मेटल होते हैं आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, यानी कि इनको क्या किया जाता है, एक ऐसा टब लिया जाता है, इनमें एक तरफ इसके यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड लगाया जाता है, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड लगाया जाता है। और यहाँ पे इनका एक्वस सोल्यूशन डाला जाता है, इनके जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो वो पॉजिटिव वाली साइड चले जाते हैं और पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो नेगेटिव वाली साइड जाके चिपक जाते हैं और एक्वस सोल्यूशन वैसे ही रह जाता है। इसके बारे में हम अच्छे तरीके से अभी के अभी पढ़े जाने वाले हैं। वो क्या होगा कि सोडियम इज ऑब्टेन्ड, जैसे कि हम सोडियम की यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड। ये जो सोडियम होता है ज़्यादा से ज़्यादातर NaCl की फॉर्म में पाया जाता है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, NaCl के दो हिस्से हो जाते हैं जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। वो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दो हिस्सों में टूट जाता है, यानी कि ये क्या होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं आयंस, इन्हें हम कह सकते हैं आयंस। आगे हम देखिए आगे लिखा है
यही पॉइंट आगे लिखा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इसके सॉल्यूशन से, ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो मेटल हो जाता है, जो मेटल हो जाते हैं, जो मेटल होते हैं वो कैथोड पे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं मेटल। और जो नॉन मेटल हो गए यानी कि क्लोराइड यानी कि क्लोरीन जो होगा वो एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, नॉन मेटल। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, कैथोड पे क्या होगा ये देख सकते हैं, और एनोड पे क्या होगा ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी हमारे पास क्या है कि हमने तीनों प्रकार के मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, टॉप वालों को भी, मीडियम वालों को भी, और जो होते हैं लो वालों को भी। हमने तीनों को क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो मेटल होगा वो होगा इम्प्योर, इम्प्योर होगा। अभी इसको आगे हम जो करेंगे रिफाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करके इसमें से प्योर एलिमेंट निकाल लेंगे, प्योर मेटल निकाल लेंगे, प्योर मेटल निकाल लेंगे। इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल, यानी कि इम्प्योर मेटल को हम कहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो कि बिल्कुल ही इसी के प्रकार होगी जैसे नॉन मेटल और मेटल चिपके हैं, इसी के प्रकार होंगी। तो चलते हैं हम इसको, इस प्रोसेस को भी आगे देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है क्या है कि जो प्योर कॉपर है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो हम अच्छी तरीके से देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही हम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, कॉपर जो है, कॉपर जो होता है ऑब्टेन किया जाता है दिस मेथड, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इसकी की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। कुछ प्रोसेस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जिस चीज में होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो ये ज्यादा बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इस टर्म को अपने आंसर में लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने कुछ ना कुछ तो पढ़ के आया है, और वैसे भी आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी होगी। बोर्ड एग्जाम में कंटेंट से ज्यादा नंबर हमें मिलते हैं कुछ वर्ड्स लिखने पे, तो उस पे आपने खास ध्यान देना है। जल्द ही हम भी एक वीडियो लेकर आ चुके हैं, लेकर आएंगे, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम के लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बताएंगे आप सभी लोगों को। बहुत ही जल्दी आपके लिए ये वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, तो जस्ट वेट। और आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो होगी, वो आपकी 10th में जो भी अब तक नंबर आ रहे हैं उन सभी को चेंज कर देगी। अगर आपके बुरे नंबर आ रहे हैं तो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, अगर थोड़े से अच्छे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आने लगेंगे उस वीडियो के बाद। तो जब भी हम बनाएं तो उसको जरूर देखिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वही बैटरी वाला सेटअप करेंगे। एक तरफ एनोड लगाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला साइड क्या होगी, एनोड होगी, और जो नेगेटिव वाली साइड होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, कैथोड होगी। ये वाली हम एक चीज बनाएंगे। अभी हम और क्या करेंगे कि एनोड के ऊपर हम चिपका देंगे इम्प्योर कॉपर, जो हमने मेटल मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे एनोड पे। और कैथोड पे हम क्या करेंगे, यानी कि नेगेटिव साइड पे हम क्या करेंगे कि प्योर कॉपर का एक सैंपल यानी कि स्लैब लगा देंगे। इसमें हम और एक चीज भी करेंगे, क्योंकि ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं करेगी, हम यहाँ पे सोल्यूशन लगा देंगे जो कि होगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हम इसमें लगा देंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम इसमें लगा देंगे, जिसमें क्या एडेड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें क्या होगा, एडेड होगा। आगे हम बात करते हैं, फ्रॉम एनोड कॉपर आयन आर रिलीज्ड इन अ सोल्यूशन। ये जो होंगे एनोड से, आपको पता ही है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है, यहाँ से करंट चलेगा और करंट अपने साथ क्या ले जाएगा, ये वाले ले चलेगा। ये जब जाएंगे यहाँ पे, ये जाके कैथोड के साथ चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, और ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा,
कि ये वाली स्लैब जो होगी बड़ी हो जाएगी और ये वाली स्लैब हौली हौली कम होते चले जाएगी, हौली हौली यानी कि धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये सारा प्योर बन के कैथोड पे चिपकता जाएगा और जो इम्प्योर होगी वो वहीं रह जाएगी। Impurities containing silver gold get deposit at the bottom of the anode, यानी कि जो कॉपर की इम्प्योरिटीज होंगी, यानी कि कॉपर के साथ अगर सोना भी हुआ तो भी वो कैथोड पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे जम जाएगा, जिसे हम कहेंगे एनोड मड। क्या कहेंगे हम इसे? एनोड मड हम इसे कहेंगे। बहुत ही महंगी मड होगी अगर इसमें गोल्ड और सिल्वर भी कंटेन्ड होंगे। अभी हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे अभी हमारे थोड़े थोड़े हल्के हल्के टॉपिक्स आ चुके हैं हमारे सामने, जो कि बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हैं। कौन से हैं? कौन से वाले टॉपिक चल रहे हैं अभी हमारे? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। स्पेलिंग में अगर गलती हुई तो माफ कीजिएगा, हमारे स्पेलिंग्स और इंग्लिश बहुत ही बुरी है। आगे चलते हैं। हमारी जो होते हैं मेटल जो होते हैं उनको अटैक किया जाता है सब्सटेंसेस के द्वारा, जो कि होते हैं जैसे कि मॉइस्चर और एसिड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो मेटल पे हमला कर देते हैं। मेटल पे हमला करने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करते रहते हैं समय के साथ साथ। इसी के लिए हमारे पास है 3 एग्जाम्पल, सिल्वर, कॉपर और आयरन। सिल्वर, कॉपर और आयरन। इसमें क्या होता है, जब सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर, एयर, ये चीजें आपने बिल्कुल ही याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं, आसान चीजें हैं और ये स्कोरिंग चीजें होंगी आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चीजें हैं ये वाली। ये जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, और इसका जो कलर होता है धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। अगर आपको पता हो तो आपके घर में, कईयों के पास, अपने आपके घर में जो आपके मम्मा होंगे या कोई भी आपके घर में सिस्टर है, उसके पास अगर चांदी का कुछ होगा तो वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये कोरोजन हो रहा है। कोरोजन, एक आपको एक और बात बता दूं कि कोरोजन केवल आयरन का नहीं होता, सभी एलिमेंट्स का होता है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर क्या होता है, वो जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एयर में, तो वो क्या करता है, ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट अपने ऊपर चढ़ा लेता है। उसके पास कोट होता है, वो पहन लेता है, लेकिन ये कोट उसको भद्दा दिखने लगता है, उसे ग्रीन कलर का कर देता है। कॉपर किस तरह का होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन, ब्राउनिश टाइप का, रेडिश ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है कॉपर। लेकिन जब इसका कोरोजन हो जाता है तो ये बन जाता है ग्रीन। इसकी मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो जब बनाया गया था तो वो कॉपर का बनाया गया था, लेकिन अब वो ग्रीनिश टाइप का हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर वाले कॉपर की कोरोजन हो चुकी है, कोरोजन हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं आयरन। Iron acquires a coating of black flaky substance which is called rust। इसको तो आपने जरूर से देखा होगा, अगर आपके घर में कोई भी लोहे की चीज है, लोहे की चीज है, तो वो अगर थोड़े दिन बाहर रह जाए तो उसपे क्या होता है, वो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो होगा वो रस्ट जैसा अपने ऊपर चढ़वा लेगी, रस्ट जैसा अपने ऊपर चढ़वा लेगी। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग और ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग के लिए दोनों एयर और मॉइस्चर दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन रस्टिंग हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये हमारे लिए, आपके घर में सुना होगा कि ये बहुत ही बुरी चीज है और धीरे धीरे हमारे आयरन की चीजों को ये खा जाती है। हो सकता है आपके स्कूल के दरवाजों पर भी ये हो, हमारे स्कूल में तो देखो भाई थी, हमारा स्कूल तो ऐसा ही है। आगे हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन जो है हमारा बहुत ही नुकसान कर देता है, हमारी मेटल्स को खा जाता है, अंदर ही अंदर या फिर बाहर से खाना शुरू कर देता है एक मेटल को। कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए हमें कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय
पेंटिंग उसके ऊपर अगर पेंट कर दे, उसके ऊपर अगर ऑयल लगा दे, या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दे, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दे यानी कि उसके ऊपर कोई अलॉय चढ़ा दें, क्रोम कर दें, क्रोम प्लेटिंग कर दें उसके ऊपर, अनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉय, उसका अलॉय बना दें, या फिर उसके ऊपर किसी मेटल की जो कि कम करोजिव हो उसकी लेयर चढ़ा दें, ताकि करोजन अगर हो तो उसके ऊपर वाले मेटल का पहले हो फिर आयरन का हो। आगे हम चढ़ते हैं, वो दूसरा है, वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये होती है आयरन और स्टील की। इनको किसके साथ कवर किया जाता है, इनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जिंक जो होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। ये थे हमारे कुछ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी पॉइंट्स। आगे हम चलते हैं इसकी अगली स्लाइड पे, जो कि बेसिकली हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। तो चलिए खुशी के साथ लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो लास्ट स्लाइड जो है वो है अलॉय। अलॉयज क्या होते हैं, आपने इसके बारे में तो पहले भी पढ़ा होगा, तो ये भी आपका जो टॉपिक है वो है इजी पीजी और लेमन स्क्वीजी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर होते हैं मेटल या फिर नॉन मेटल में। इसमें क्या देखिए, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दी जा रही है कि कैसे अलॉयज बनाए जाते हैं। अगर आयरन में हम थोड़ा सा कार्बन ऐड कर देंगे तो आयरन और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा, सख्त लौंडा बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है। वो होती है आयरन को जब निकल और क्रोमियम के साथ क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो ये इतना हार्ड भी बन जाता है और इसमें रस्ट भी जल्दी नहीं बढ़ती है, तो ये बन जाती है स्टेनलेस स्टील। आगे हम बात करते हैं वो मरकरी। मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल टू मेक अमलगम। अमलगम ये वर्ड आपने बिल्कुल ही याद रखना है, बहुत बार मेरे स्कूल के पेपर में भी आया हुआ है और आपके पेपर में भी बहुत बार जरूर आएगा, गारंटी है भाई, लिख के ले लो। अमलगम, अगर आपको पूछा जाए कि मरकरी जिस मेटल में ऐड किया जाता है उस अलॉय को क्या कहते हैं, उसको हम अमलगम कहते हैं, उसको हम अमलगम कहते हैं। अमलगम, मरकरी का जो अलॉय है वो है अमलगम। अब ब्रास जो है वो है अलॉय कॉपर और जिंक का। ये देखो थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपने इनको रट्टा लगा लेना है या फिर एक पर्ची बनानी है, उसको दीवार पे चेप देना है। और ध्यान रखना भाई, उस पर्ची को पेपर में ना ले जाना, बहुत मार पड़ेगी अगर पकड़े गए तो, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा। ब्रॉन्ज की बात करें तो वो होता है अलॉय कॉपर और टिन का। अब अगर हम बात करें इन ब्रास एंड ब्रोंज, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन ऑफ प्योर मेटल। देखिए अगर कोई चीज की दो की मिक्स की जाती है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा और कुछ कम भी होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दोनों की कम होती है इनके प्योर मेटल से, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है इनके प्योर मेटल से। आगे हम बात करते हैं सोल्डर की। सोल्डर क्या है, ये अलॉय है लेड और टिन का। इसके साथ क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा लो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसके ये कब यूज किया जाता है, जब इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्ड की जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी रेडियो वाली दुकान पे गए होंगे आपके शहर में, तो वो क्या होता है, उसके पास एक पेन सा होता है जो कि तारों को जोड़ देता है। ऐसे दो तारें आ रही हैं, वो यहाँ पे पेन लगाएगा और ये तारे जुड़ जाती है, उसी को कहते हैं हम सोल्डर। अबे आपके सभी के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, आप सभी का ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है सक्सेसफुली। और तो अभी हम आ चुके हैं हमारी वर्ल्ड फेमस थैंक यू स्लाइड पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपका टाइम क्या हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है, और मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। आगे हम ये, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर थोड़ी सी कम की अच्छी लगी तो भी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को देख के आपको और भी वीडियो देखने का मन कर रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिएगा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के कोई डाउट आता है तो उसे बेशक बेकिसी बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। और आप सभी का यही बातें कहने के बाद मैं आप सभी से लेता हूँ विदा। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में, किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।